तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आज के लेक्चर में इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डाइइलेक्ट्रिक अगर हम भरें तो बढ़ जाती है। हमें पढ़ा है कि जब भी किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हम कोई डाइइलेक्ट्रिक भरते हैं पूरी जगह पर तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है, जहाँ के उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये इक्वेशन से तो हमने देखा था, पर अब हम लोग ज़रा ये देखेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है कि डाइइलेक्ट्रिक भरने पर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक जो है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल माने जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से बाहर नहीं आते। आप जानते हो कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो इधर उधर गति कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। उनके मूव करने से चार्ज फ्लो होता है जिससे करंट बहती है। ठीक, तो डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनके मॉलिक्यूल्स में जो न्यूक्लियस होता है उससे टाइटली क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटर की एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज सॉरी एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है। वो आप जानते हैं कैसे चार्ज करते हैं। अब हमने माना कि ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेटों के बीच में हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो ला के रखी है। स्लैब पूरी जगह पर भरी हुई, हम थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहे हैं ताकि अलग से स्लैब जो है आपकी समझ में आए कि हाँ ये है परावैद्युत पदार्थ की सिल्ली या स्लैब, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरी जगह पर भरी हुई है ये स्लैब है। अब इसमें क्या होगा, जो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज के रूप में न्यूक्लियस होते हैं और नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि अभी न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही हम इसको डाइइलेक्ट्रिक को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, इधर की ओर मान लेते हैं ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था फ्री स्पेस में। ठीक, अब डाइइलेक्ट्रिक भरा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये मॉलिक्यूल भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस उस पर तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मॉलिक्यूल न्यूट्रल लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर तो चार्ज है ना, तो उस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस मॉलिक्यूल के जो भी न्यूक्लियस हैं वो फील्ड डायरेक्शन में यानी इधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, निगेटिव प्लेट की ओर, और सभी इलेक्ट्रॉनों पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर की ओर फोर्स लगता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थोड़ा सा इस ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल का ये सिरा जो निगेटिव प्लेट की ओर है, ये एंड, ये हमें पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, आंशिक रूप से धनावेशित, और दूसरा सिरा जो पॉजिटिव प्लेट की ओर है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो गए ना तो ये सिरा ऋणावेशित और ये सिरा धनावेशित। हालांकि पूरा मॉलिक्यूल उदासीन है लेकिन अब इसके सिरों पर आवेश आ जाता है। न्यूक्लियस इस ओर शिफ्ट हो गए फील्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट हो गए तो ये मॉलिक्यूल का ये सिरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। जो पॉजिटिव प्लेट की ओर है उस पर निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव प्लेट की ओर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मॉलिक्यूल के एंड पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इससे ये मॉलिक्यूल एक छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और इससे इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा। ठीक, भाई इधर प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस पर इधर थोड़ा सा धनावेश है उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज, और बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो ये डाइपोल ही तो हुआ ना, इससे इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा ही सब मॉलिक्यूल में होगा। तो ये जो फिनोमेना है, ये घटना जो ये परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। डाइइलेक्ट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? परावैद्युत। तो इसे बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज होने का मतलब कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव
पोल्स यानी सिरे उत्पन्न हो गए, तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो डाइपोल जो है ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये पोलराइज हो गया। ऐसा ही सभी मॉलिक्यूल्स में होगा। ऐसा ही जब हर मॉलिक्यूल में होगा तो अगर आपसे कोई पूछे कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो इतना भी सकते हैं कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी पैरेलल प्लेट कैप्सूल की प्लेटों के बीच रखी जाती है तो इसके मॉलिक्यूल्स के में जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उस पर फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इससे पॉजिटिव न्यूक्लियस थोड़ा सा फील्ड डायरेक्शन की ओर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल का वो एंड जो नेगेटिव प्लेट की ओर है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज और जो पॉजिटिव प्लेट की ओर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से मॉलिक्यूल में एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है और हम कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ये फिनोमेना डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहलाता है, परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है अगर आप देखें तो चूंकि हर मॉलिक्यूल का बायां सिरा नेगेटिवली चार्ज है, इस कारण से क्या होता है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये जो लेयर है, ये सतह जो है, इस पर नेगेटिव चार्ज हमें महसूस होने लगता है और इस सतह पर हमें पॉजिटिव चार्ज महसूस होने लगता है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कि इस सिरे का ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। ये जो अगल बगल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये ऐसे इधर देखिए अगल बगल का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पड़ोसी चार्ज कैंसिल हो गए। अब इस सिरे पर देखिए केवल नेगेटिव चार्ज बता, इस सिरे पर केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। वो तो इससे क्या होगा, इस स्लैब की ये जो लेयर है इस पर नेगेटिव चार्ज और ये लेयर पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हम सिर्फ स्लैब की सिरे पर चार्ज दिखाएं, मॉलिक्यूल्स को दिखाना बंद कर दें, तो पोलराइजेशन के कारण हमें स्लैब की वो लेयर, वो सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट की ओर है उस पर नेगेटिव चार्ज वो अपीयर होने लगता है, महसूस होने लगता है, और जो नेगेटिव प्लेट की ओर है उधर पॉजिटिव चार्ज महसूस होने लगता है। और ये चार्ज हमें क्यों महसूस हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण। तो इसे हम लोग पोलराइजिंग चार्ज कह सकते हैं या बाउंडेड चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये फ्री चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉनों जैसा। ये सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर ही है, बस खाली इधर सिरा धनावेशित हो गया और इधर वाला ऋणावेशित। ठीक, तो इसे बाउंडेड चार्ज या चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, और मान लीजिए इसको हम लोग क्यू डैश से दिखाएं, तो इस सतह पर माइनस क्यू डैश से दिखा लीजिए, क्यूपी से दिखा लीजिए, क्यूपी माने पोलराइजेशन चार्ज। इस सतह पर मान लेते हैं माइनस क्यू डैश है, तो इस सतह पर प्लस क्यू डैश होगा। इससे क्या होता है, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे भरी है, तो इसकी ये लेयर जो है वो एक पॉजिटिव प्लेट और ये लेयर एक नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करने लगती है। तो इन दोनों लेयर के बीच में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है EI, जो कि प्लेटों पर जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में था। तो क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट की ओर है वो नेगेटिवली चार्ज और जो नेगेटिव प्लेट की ओर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे इस डाइलेक्ट्रिक के भीतर इसकी पॉजिटिव सरफेस से नेगेटिव सरफेस की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, तो अब प्लेटों के बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E0 माइनस EI होगा। और पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था प्लेटों के बीच, E0। अब E0 से थोड़ा कम हो गया। तो ये रिजल्ट सामने आया कि डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गया। और ये हम जानते हैं पहले भी कि डाइलेक्ट्रिक अगर भर देते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का 1/k टाइम्स हो जाता है।
ये हम लोग पहले चैप्टर से जानते हैं, ठीक। तो खैर यहाँ पे हमने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या होगा, E इक्वल टू वी बाई डी से V इक्वल टू ई इंटू डी। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर हम d माने और अब इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नेट या E से दिखा दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, तो ये कम हो जाने से प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। तो इससे प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। क्यों, प्लेटों को दिया गया चार्ज तो उतना ही है, लेकिन प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, V घट जाएगा तो C क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भरने से, ठीक है, कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है। तो उसकी रीजनिंग यही है कि डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण इसके भीतर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस EI हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाने से V इक्वल टू E बाई ई इंटू डी से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, और C इक्वल टू क्यू अपान वी से क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस घट जाने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। सबकी समझ में आ गई बात। तो ये हमने एक आर्टिकल में जान लिया कि डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है, परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, और ये भी जाना कि हमने डाई इलेक्ट्रिक अगर भरा तो कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने का रीज़न क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर हो गई बात इतनी सबको। चलिए अब एक छोटा सा डेरिवेशन भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। वो है कि इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पर जो चार्ज हमें दिखाई दिया तो था नहीं, हमने अपने आप आ गया, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है इसका फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। देखिए, जब तक आपने स्लैब नहीं रखी थी तब तक प्लेटों पर जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट। आप जानते हैं दो अपोजिट प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने कॉस थ्योरम में पढ़ा था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा होता है प्लेटों पर चार्ज डेंसिटी, तो उसकी जगह लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, क्यू प्लेट पर चार्ज अपॉन प्लेट का एरिया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और सिग्मा क्या होता है, प्लेटों पर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर इस प्लेट का एरिया जो है ये ऐसे ना प्लेट, उसका एरिया ए मान है, इस पर क्यू चार्ज है, तो एरिया पे क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया पे कितना क्यू अपॉन है, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन है, लिख दिया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेटों पर जो चार्ज है उसके कारण। अच्छा, जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बढ़ दी तो क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो उसका पोलराइजेशन हो गया, इससे इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो स्लैब की का ये सरफेस एक पॉजिटिव प्लेट और ये सरफेस एक निगेटिव प्लेट की तरह भी तो काम कर रहा है ना, जिस पर प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश चार्ज है। तो इन दोनों सरफेस के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे निकालोगे, यही दो अपोजिट प्लेट वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको एक पॉजिटिव प्लेट मानिए, इस सरफेस को एक निगेटिव प्लेट मानिए। तो जैसे वो दो प्लेटें जिन पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज था उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है, तो वैसे ही वो दो सरफेस जिस पर प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश चार्ज है उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको किससे दिखा रहा है, EI से। वो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसी फार्मूले से। अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो प्लेटों के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरा है उसके बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट है तो बड़े में से छोटे का ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि दो अपोजिट प्लेटें हों अगर उनके बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो, और अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो इसका 1 अपान के हो जाएगा, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान के, यानी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है प्लेटों पर चार्ज डेंसिटी क्यू अपान ए, यानी डाई इलेक्ट्रिक से भरे कैप्सूल की प्लेटों के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से जानते हैं क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जो हमने निकाला इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं कितनी होती है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। डाई इलेक्ट्रिक भरे बगैर जितनी थी उसकी 1 अपान के टाइम्स, ठीक। ई नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन के इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। यहाँ से
क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस क्यू अपॉन के। ठीक, क्यू डैश इक्वल टू क्यू कॉमन ले लें 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पर कितना इंड्यूस्ड चार्ज आता है, ये उसका फार्मूला हो गया। इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला हम लोग को निकाल लिया, क्यू डैश इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। इसमें पता लग रहा है कि जो चार्ज है इंड्यूस्ड चार्ज वो स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता कि स्लैब की थिकनेस कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है कि वो प्लेटों के बीच यहाँ रखा है, यहाँ रखा है या यहाँ रखा, उससे मतलब नहीं। इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो इतना ही रहेगा, क्यू डैश इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। क्लियर है? और अगर ऊपर वाले से देखें तो ये पता लगता है कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो प्लेटों पर जो फ्री चार्ज था उससे थोड़ा कम है, यानी क्यू डैश की जो वैल्यू है ये हमेशा क्यू से क्या रहेगी, कम रहेगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा यानी प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, वो प्लेटों पर जो चार्ज है उससे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, वैल्यू में हमेशा कम होगा। क्लियर हो गई बात इतनी? सबको समझ में आ गया ये इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? एकदम क्लियर हो गई बात सबको? ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेरिवेशन है छोटा सा, नोट्स में भी आपके दिया गया है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत की सामर्थ्य क्या होती है और ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भंजक विभवांतर। मान लीजिए कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी प्लेटों के बीच लगाए गए वोल्टेज, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, तो ये डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसमें जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है फील्ड इधर की ओर होगा, तो पॉजिटिव न्यूक्लियस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर थोड़ा शिफ्ट हो गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब जैसे जैसे आप प्लेटों के बीच का ये वोल्टेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो आप जानते हैं वोल्टेज बढ़ाने से प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। भाई E इक्वल टू वी बाई डी, वी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो F इक्वल टू क्यू ई के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा फोर्स आगे की ओर लगेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होने लगता है, ज़्यादा खींचने लगता है इसे। और अगर आप ये काम जारी रखें कि V बढ़ाते ही जा रहे हैं तो E बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा जिस पर कि इस एटम की बाहरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन, इस मॉलिक्यूल के जो बाहर आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इस ऐसे ही जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर आकर इधर चलने लगते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर। यानी अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से फ्री होकर बाहर आ गए। किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर यानी कुचालक नहीं रह गया, नॉन कंडक्टिंग नहीं रह गया, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग परावैद्युत का वैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं कि परावैद्युत का ये वैद्युत भंजन हो गया, इसे इंग्लिश में कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक का जो है ब्रेक डाउन हो गया, ये एक कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर इस पॉजिटिव प्लेट पर आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, कैप्चर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस मिनिमम वोल्टेज पर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पर ऐसा होगा, जिस मिनिमम वोल्टेज पर इस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, वैद्युत भंजन हो जाता है, ठीक है, उस मिनिमम वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं भंजक विभवांतर। वो न्यूनतम विभवांतर जो किसी संधायक की प्लेटों के बीच लगाने पर उसके बीच बड़े डाइलेक्ट्रिक का वैद्युत भंजन हो जाता है, उस न्यूनतम विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो डाइलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है,
जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा था, बढ़ते बढ़ते एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया कि भाई अब इससे जरा भी अगर तुमने बढ़ाया तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जरा सा भी बढ़ाया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे ये डाई इलेक्ट्रिक बिना ब्रेक डाउन के सहन कर सकता है, बियर कर सकता है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, इसका ब्रेक डाउन ना हो, ठीक, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये बियर कर सकता है, उसे हम लोग इसकी सामर्थ्य कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ किसी डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर है, तो इसका मतलब उस डाई इलेक्ट्रिक को अगर इतने इलेक्ट्रिक फील्ड तक में रखोगे तब तक उसके मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन इससे जरा भी ज़्यादा अगर तुमने कर दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आने लगते हैं। ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन है कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है। ये कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये मैंने आपको जो एक इलेक्ट्रिक की अलग से एक पतली सी वाइट कलर की शीट दी थी जिसमें कुछ अलग से फार्मूले लिखे थे, उसमें ये दोनों डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। कैपेसिटर वाले में नहीं मिलेगी, उस पतली सी शीट जो दी थी उसमें आपको ये दोनों डेफिनेशन मिलेंगी, जिसमें जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने आपको पढ़ाया था। समझ आ गई बात? ठीक। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। वो मिनिमम वोल्टेज जो किसी डाई इलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच लगाया गया वो मिनिमम वोल्टेज, वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर भरे डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, भंजक विभवांतर। और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक से अधिक कितना ये बियर कर सकता है, डाई इलेक्ट्रिक अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बिना ब्रेक डाउन के बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ। क्लियर हो गई बात? सबकी समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर चैप्टर इस बार जितना आपके बोर्ड में है वो कंप्लीट हो गया है आपका पूरा। आप देख रहे होंगे नोट्स में, जिनके पास मेरे नोट्स है उसमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया गया है, लेकिन वो इस बार आपके बोर्ड के कोर्स में नहीं है। ठीक। और कुछ हिंदी मीडियम के नोट्स में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी दी गई है, लेकिन वो भी अब आपके कोर्स में नहीं है। वो बहुत सालों से कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो इस साल से आपके कोर्स में नहीं है। ठीक। तो जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वगैरह का जो कोर्स है, जो 30% घटाया गया है, उसके हिसाब से इस बार आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। बाकी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग या स्फेरिकल कैपेसिटर एक और भी होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो इसके भी हम वीडियो जो है वो आगे चल करके इसमें डाल देंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल जो आपका कोर्स है उसकी पूरी थ्योरी मैंने ख़त्म कर दी है कैपेसिटर की। ठीक। और न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल में बता ही चुका था, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो लगा लें। ठीक। तो अब ये कैपेसिटर चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप अपना कंप्लीट कर लीजिए पढ़ के, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लीजिए, लगाकर पूछ लीजिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।